में हैं वो एक बार चेक बॉक्स में ज़रूर करें। जी, लगभग सभी का रिप्लाई आ गया है, तो मुझे लगता है कि सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी विनोद सर ने बताया कि अभी मैं भी इस बीमारी से ग्रसित हो गया था, तो मैं चाहूँगा कि सभी अपना बहुत ख़्याल रखें और कोशिश यही करें कि इससे संक्रमित ना हों। उसके लिए जितनी भी सावधानी है सब बरतिए और सभी स्वस्थ रहें। तो चलिए हम आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने मेजरमेंट और मनी के बारे में पढ़ा था, समय के बारे में पढ़ा था। फिर पिछले शनिवार को आदरणीय देवाशीष सर ने मनी के बारे में आप लोगों को मुद्रा के बारे में पढ़ाया था। तो अब हम चलेंगे उससे आगे, क्योंकि अभी हम क्रम से चल रहे हैं, तो अभी हम उसके आगे चलते हैं और आकृति पे बात करते हैं कि बच्चों को आकृति की समझ कैसे की जाए। इससे पहले भी एक बार क्लास हुआ था जिसमें आकृतियों के बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन क्योंकि हम क्रम से जब आ रहे हैं तो एक बार इस विषय को फिर से आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है, किसी भी तरह के सवाल अगर आपके मन में बनते हैं या कुछ आइडिया आपके पास है जो आप बताना चाहते हैं, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और निश्चित रूप से मैं हमेशा की तरह यही चाहूँगा कि आप चैट बॉक्स में एक्टिव रहें और कोई भी बात अगर कहनी है आपको तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, या तो कोई जवाब देना है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो जैसा आकृति के बारे में बात किया जा रहा है कि बच्चों को जब आकृति सिखाना होता है, ठीक है, तो उनको आकृति सिखाने से पहले हम बहुत सारी गलतियाँ भी कर देते हैं, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि पहली का जो बच्चा है वो कुछ नहीं सीख पाता, दूसरी में भी नहीं सीख पाता, तीसरी में भी नहीं सीख पाता और कहीं न कहीं जो पहली में सीखना होता है, वो चौथी या 5वीं में जाकर उसको सीखता है। तो कहीं न कहीं हमारा जो टीचिंग टीचिंग मेथड है, कहीं न कहीं उसी में गलती कर देते हैं कि हम बच्चों को आकृति जैसी चीज़ जो है, क्योंकि आकृति लगभग बच्चे सभी कुछ जानते हैं, जैसे वो आस-पास में बहुत कुछ देखते हैं, पत्तियाँ देखते हैं, तो पत्ती की आकृति कैसी है? या तो टायर देख रहे हैं, साइकिल चलाने वाला टायर, जो साइकिल वाला टायर रहता है उसको देख रहे हैं, बिंदी देख रहे हैं, सिक्का देख रहे हैं, रोटी देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, तो बहुत सारे चीज़ बच्चे के सामने में होता है। बस हमें उनको क्या करना रहता है, इनसे परिचित कराना रहता है। लेकिन भी हमारा शायद टीचिंग मेथड कुछ ऐसा है कि हम बच्चों को उन आकृतियों से परिचित नहीं करा पाते, जो बच्चे रोज़ देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमसे कुछ न कुछ गलती होती होगी जिसके कारण हम बच्चों को ये सब नहीं सिखा पाते। तो इसका आज कुछ कारण तो हम देखेंगे कि क्या कारण है कि बच्चे आकृतियों को नहीं समझ पाते और जब उनको सीख जानना होता है कि वर्ग क्या है, आयत क्या है, वृत्त क्या है, त्रिभुज क्या है और वो नहीं सीख पाते, तो इसका क्या आखिर कारण है और कैसे हम उनको सिखाएँ और बच्चे इसको अच्छे से समझें, उस पर हम बात करेंगे आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली क्लास में अगर आप बच्चों को आकृतियाँ, क्योंकि हम पहली से बात करते हैं, पहली से फिर हम धीरे-धीरे आगे जाते हैं और मेरा हमेशा का यही कहना है कि अगर आप पहली में जो उनका बेसिक नॉलेज है, उसको अच्छे से अगर आप क्लियर कर देते हैं, तो उनको आगे क्लास में कोई भी समस्या नहीं आती। लेकिन हमारे साथ हमेशा यही हो जाता है कि जो पहली और दूसरी में उनको सिखाना होता है, उसी को हम अच्छे से नहीं सिखा पाते। जब वो तीसरी-चौथी में पहुँचते हैं, तो वो पहली और दूसरी में जो सीखना होता है, उसके बारे में वो उस समय सीखते हैं। तो कहीं न कहीं ये गलती हमसे हो जाती है। तो चलिए, पहली क्लास में हमें सिखाना है, ठीक है? मैं अभी आप लोगों को सिखाता हूँ कि हम कैसे सिखाते हैं, अधिकतर बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। तो कई आकृति होते हैं, जैसे कि बोर्ड में पास पहले से जैसे ये आकृति बना दी है, बच्चों को दिखाए कि और बता दिए कि ये आयत है, ठीक है? ये क्या है? आयत है। इसी तरह वर्ग बना दिए और बोले ये क्या है? वर्ग है। इसी तरह त्रिभुज बना दिए और बोले ये क्या है? त्रिभुज है। और इसी तरह क्या बना दिए? गोल बना दिया और बताया कि ये वृत्त है। 2-3 बार इसको रिपीट किए कि ये आयत है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, ये वृत्त है। इसके तरह विभिन्न आकृति हम लोग दिखा भी दिए। मान लीजिए पेज दिखा दिए
और बताए कि ये आयत के आकार का है, ये आयत है। इसी तरह ब्लैक बोर्ड आपके सामने बना हुआ है, वो क्या है? आयत है। और बच्चों से कई एग्जाम्पल बच्चों के सामने रखे और दिखाए कि ये आयत है, ये वर्ग है। सिक्का दिखा दिए, बोले ये वृत्त है। चूड़ी दिखा दिए, बोले ये वृत्त है। साइकिल का टायर दिखा दिए, बोले ये वृत्त है। इस तरह, और हम ये सोच रहे हैं कि बच्चों को हम अच्छे-अच्छे टीएलएम के माध्यम से आयत, वृत्त और सर्कल और त्रिभुज के बारे में बताए हैं। उनको विभिन्न आकृति दिखाकर, या तो चित्र बनाकर, या तो वस्तु के माध्यम से उनको दिखाकर हम सिखाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं बच्चों को। और क्या होता है कि बच्चे इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि आयत बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, और हम सोच रहे हैं कि तो उनको ऐसे 2-3 बार बताएँगे, या तो उनको विभिन्न वस्तु दिखाएँगे, तो वो इन सब चीज़ों को पहली क्लास से ही समझ जाएँगे। तो आप लोग को लगता है कि ऐसे बताने में बच्चे सीख जाएँगे? पहली क्लास के बच्चों को अगर ऐसा बताया जाए, उन्हें दिखाकर बताएँ कि ये आयत है, ये वर्ग है, ये वृत्त है और ये त्रिभुज है, तो आप लोगों को लगता है कि बच्चे सीख जाएँगे? अगर आप लोगों को लगता है तो यस लिखिए, और नहीं लगता तो नो लिखिए। तभी 2 जवाब आए हैं कि नहीं, ऐसा बताना सही नहीं। बिल्कुल, लगभग मुझे लगता है कि सभी का जवाब आ रहा है कि नहीं, ऐसा बताना बिल्कुल गलत है। लेकिन अधिकतर यही होता है, वस्तु दिखाते हैं, बच्चों को वस्तु दिखाया जाता है। तभी यही कारण है कि आप लोग जैसे कि जो सर्वे होता है उसमें देखा जाता है कि 5वीं का जो है बच्चा है, वो पहली क्लास का नहीं जान रहा है, दूसरी क्लास का नहीं जान रहा है, तो उसका यही सब कारण है। कभी-कभी हमें ये लगता है कि हम टीएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चों को अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सफल नहीं होते, वो बच्चों को नहीं सिखा पाते। अब ये उनके लिए रटने जैसी बात हो जाती है कि ऐसा आकार देख के वो रटना चाहते हैं कि त्रिभुज है, रटते-रटते उनको 3-4 साल लग जाता है और फिर वो समझते हैं त्रिभुज है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो नहीं समझ पाते। चलिए अब दूसरे तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पहला तरीका ये था, अब दूसरे तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों को, पहली क्लास के बच्चों को। तो देखिए, इसमें भी एक टीएलएम की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज मेरे पास उतना टीएलएम है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, और टीएलएम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चित्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहली बात तो ये कि आयत, वर्ग, त्रिभुज की बात ना करें, सीधे हम चित्र की ओर आते हैं, क्योंकि आकृति जो होता है, वो बच्चों के सामने होता है और बच्चे को बहुत अच्छा लगता है चित्र करने में, चित्र बनाने में उनको बहुत मज़ा आता है, और विभिन्न चित्र को पहचानने में भी उनको मज़ा आता है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए अगर हम अपनी शुरुआत करें, बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, तो बच्चे इसको आसानी से सीख जाते हैं और उनको पहचान पाते हैं। तो इसके लिए एक गतिविधि ये है कि विभिन्न वस्तु आप एकत्रित कर लीजिए। बहुत सारे वस्तु एकत्रित कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप चित्र भी बना सकते हैं और बच्चे को बोल सकते हैं कि इसमें से सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि मान लीजिए आप गोलाकार आकृति जो है, गोलाकार जो भी है, जैसे चूड़ी है, सिक्का है, बिंदी है, और भी कुछ रोटी बना सकते हैं कागज़ की। इस तरह के कई चीज़ आप सामान रख लीजिए, एकत्रित कर लीजिए, या तो बोर्ड में आप बना दीजिए, चित्र बना दीजिए उसका। इसी तरह आप बेलन के आकार का चित्र बना दीजिए, या तो बेलन के आकार का जो-जो सामान होता है, जैसे पाइप है, बेलन है और जो भी चीज़ है, उसको एकत्रित कर लीजिए। माचिस का डिब्बा एकत्रित कर लीजिए, माचिस का डिब्बा, चाक का डिब्बा, और छोटा-सा जो गिफ्ट पैक करने वाला होता है, उसको उस तरह का डिब्बा, और दवाई का भी कुछ डिब्बा हो सकता है जिसमें दवाई पैक होते हैं, वो भी माचिस के डिब्बा की तरह। इस तरह के विभिन्न वस्तु आप एकत्रित कीजिए, या तो उसका चित्र बनाइए, बिंदी बनाइए, चूड़ी बनाइए, माचिस का डिब्बा बनाइए और बेलन बनाइए, पाइप बनाइए, जितना भी चीज़ आपके पास उपलब्ध है, आप उसको उपलब्ध उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो आप उसका चित्रात्मक प्रदर्शन भी कर सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी बच्चे उसको समझ जाते हैं। जब हम इन सब चीज़ों को एकत्रित कर लेते हैं,
अब एक चीज़ कोई चीज़ ले सकते हैं, जैसे बिंदी मान लीजिए ले लिए, तो बच्चों को ये पूछना है कि जो बिंदी की तरह दिख रहा है, जैसे बिंदी गोल है, ठीक है? तो बिंदी की तरह जो-जो सामान आपको दिख रहा है, उसको एक तरफ करिए आप, कि बिंदी की तरह कौन-कौन है। जैसे बिंदी की तरह सिक्का है मान लीजिए, गोल चूड़ी है, तो उसको बच्चा एक तरफ से आसानी से कर लेगा। माचिस का डिब्बा की तरह आपको क्या-क्या दिख रहा है, तो माचिस के डिब्बा के जैसा जो भी चीज़ दिख रहा है, तो बच्चा उसको एक तरफ कर लेगा। इसी तरह बेलन जैसा क्या दिख रहा है, जितना भी आप त्रिभुज की तरह कुछ-कुछ दिख बनाए होंगे, तो वो वैसा जो भी दिख रहा है उसको क्या करें, एक तरफ कर लें। उनको ये त्रिभुज वगैरह नहीं बताना है, बस आकृति पहचानने को कहना है। जैसे वर्ग किस शेप का है, 4 वाला, तो वैसा बच्चा पहचानेगा कि ये बिंदी की तरह गोल-गोल कौन-कौन है, वो बच्चा आसानी से अपने से पहचान जाएँगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वो चित्र देखेंगे या तो उन वस्तुओं को जब देखेंगे, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि माचिस का डिब्बा ऐसे दिख रहा है, चॉक का डिब्बा भी उसी तरह दिख रहा है, बस थोड़ा छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन एक जैसा। जब बच्चे एक जैसा चीज़ पहचानने समझ जाएँ, वो पहचान लें और पहचान ही लेंगे अपने से, आराम से पहचान लेंगे, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि एक जैसा उनको जो दिखता है, वो कुछ छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों या जो स्कूल नहीं आ रहे, वो भी आसानी से पहचान जाते हैं कि हाँ, इसके जैसा दिखता है। तो इससे जब हम शुरू करते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, पहले एक जैसे चीज़ों को पहचानेंगे कि ये गोलाकार है, मतलब ये ऐसा है, ऐसा गोल सिक्का, रोटी, बिंदी, चूड़ी, टायर, ये क्या है, एक जैसा है, रचना उसकी गोल है, ठीक है? इसी तरह माचिस का डिब्बा है, दवाई का डिब्बा है, कार्टून है, ये क्या है, चॉक का डिब्बा है, एक जैसा। कंपास बॉक्स जो है, वो एक जैसा है। तो इस तरह जब वस्तुओं को जब वो अलग करेंगे, तो उनको कहीं न कहीं कुछ समझ में आने लगेगा कि ये क्या कैसे आकृति हम कैसे रख रहे हैं। देखिए उनको वर्ग और आयत के बारे में भी बात करना ही नहीं है। बस उनको आकृतियों को जितना भी आकृति आपके पास एक जैसे उपलब्ध होते हैं, आप बिल्कुल उपलब्ध कराइए, चाहे पेंसिल हो कि पेन हो, चॉक हो, सब एक तरफ आप एकत्रित कराइए और उनसे पहचानने के लिए बोलिए और उनको अलग करने के लिए बोलिए। ठीक है। इसके बाद हम ये करते हैं कि जैसे ये आप लोगों के सामने चित्र बना हुआ है, आप सभी को दिख रहा होगा। ऐसे देखिए, इसमें गोल भी है, चूड़ी की तरह गोल भी है, ये भी है वर्ग की तरह, ये है, सब अलग-अलग आकृति, बच्चे इसका नाम अभी नहीं जान रहे हैं कि कौन त्रिभुज है, कौन वृत्त है, कौन आयत है, कौन क्या है, ये नहीं जानते, लेकिन ये आकृति वो उनको अभी हम क्या किए थे, अलग छाँटने को कहे थे, तो वो बहुत सी आकृति को पहचान लिए थे, तो इस तरह की आकृति को भी वो पहचान लेंगे। जैसे आकृति इनको कैसे पहचानना है, जैसे यहाँ त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा है, मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूँ, लेकिन बच्चों को त्रिभुज बोलने की आवश्यकता नहीं। बच्चों को बोलना है कि इस तरह की आकृति जो दिख रही है, ये जो बना हुआ है, ये जो रचना आपके सामने बना हुआ है, जो डॉल बना हुआ है, उसमें जो ऐसा आकृति दिख रहा है, अगर आप बच्चों को बोलेंगे कि ऐसा आकृति को पहचानो, तो पूछिएगा किसी से भी, कोई भी बच्चे से पूछेंगे तो वो देख कर आप लोगों को बता देगा कि ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ है। तो इस तरह बच्चे उसको आइडेंटिफ़ाई कर जाएँगे। आप लोगों को लगता है ना कि कर जाएँगे, पहचान जाएँगे? इस तरह की आकृति ढूँढने को कहेंगे तो बिल्कुल वो उसको ढूँढ लेंगे। इस तरह की आकृति ढूँढने को कहेंगे तो वो भी ढूँढ लेंगे और ऐसा आकृति इसमें ढूँढने को कहेंगे तो वो भी ढूँढ लेंगे। देखिए वो वर्ग और आयत, त्रिभुज नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन ऐसी आकृतियों को वो इसमें आसानी से पहचान ले रहे हैं। तो ये सब गतिविधि कराना ही है बच्चों के साथ और ये भी करा सकते हैं कि ऐसा आकृति बनाकर जैसे आप बच्चों को ये बोलिए कि जैसे ये बना हुआ है, ऐसा आकृति में आप लाल रंग भरो। तो बच्चे उस जितना भी ये दिखेगा उसमें क्या करेंगे, वो लाल रंग से उसको भर देंगे। इसी तरह इस आकृति पे आपको पीला रंग भरना है, तो उसमें पीला रंग भरेंगे। इसमें नीला रंग भरना है और इसमें क्या भरना है, हरा रंग भरना है, ठीक है? तो ये गतिविधि जब वो करेंगे, तो कहीं न कहीं उनके मन में आकृति बनता जा रहा है कि एक ऐसा हम इसमें क्या कर रहे हैं, लाल रंग कर रहे हैं, ऐसा आकृति जो भी है, इसका नाम तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन इस आकृति को आसानी से वो पहचान जा रहे हैं। इसको भी पहचान जा रहे हैं, इसको भी पहचान जा रहे हैं, इसको भी पहचान जा रहे हैं।
और उन रंगों को उसमें भर रहे हैं। इससे उनको मज़ा भी आ रहा है और हमारा जो काम है वो भी धीरे-धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है? इसके बाद आप और भी गतिविधि इसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा और एक गतिविधि कर सकते हैं कि इसी चित्र को बना दीजिए, ठीक है? उसमें संख्या पूछिए कि इस आकृति की संख्या कितनी है? तो बच्चे क्या करेंगे उसको गिनेंगे, जैसे अभी आप लोग भी देख रहे होंगे, तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि ये कितनी है, तो बता सकते हैं कि ऐसा आकृति इसमें कितना दिख रहा है? संख्या आप बता सकते हैं? सबसे पहले वाला जो ये आकृति है, इसमें कितना दिख रहा है? रिप्लाई ज़रूर कीजिए चैट बॉक्स में। देखिए, सभी काउंट कर लिए, तो इसी तरह बच्चे भी क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे, किन्हीं के 4 आया है, किन्हीं का 3 आ रहा है। लेकिन क्योंकि आपको शायद हो सकता है कि देखने में दिक्कत हो, लेकिन ये चित्र एकदम बच्चों के सामने जब बना रहेगा, तो बच्चे इसको आसानी से पहचान लेंगे, गिन लेंगे 1, 2, 3, 3 चित्र उनको ऐसा नज़र आता है। ठीक है? इसी तरह उसके बाद बोलिए कि इसको पहचानो, इसमें इसकी संख्या कितनी है, ठीक है? तो बच्चे उसको भी गिन लेंगे। देखिए, वो जान नहीं रहे हैं कि हम त्रिभुज को गिन रहे हैं, कि वर्ग को गिन रहे हैं, कि आयत को गिन रहे हैं, लेकिन उस आकृति को गिन रहे हैं। ऐसा आकृति है, उस आकृति में बच्चे खुद ही क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। तभी उनके दिमाग में ये चित्र बन रहा है, वो चित्र उनके सामने बन रहा है और उस चित्र की संख्या को क्या कर रहे हैं, जैसे काजल जी गिन ली है कि अभी इसका संख्या 8 है। तो इस तरह बच्चे के मन में क्या बनता है, एक चित्र बनता है और उस आकृति को बच्चा धीरे-धीरे पहचानता है। क्योंकि इससे पहले भी हम जो गतिविधि किए थे कि एक जैसे चित्रों को क्या करना है, अलग करना है या तो एक जैसा जो सामग्री आप उपलब्ध किए कराए हैं, उसको एक तरफ जमा के रखना है। निश्चित रूप से बच्चे इसको जमा लेते हैं और इसके बाद जब ये गतिविधि कराएँ कि संख्या गिनने को कहे या तो उसमें रंग भरने को कहे, तो रंग भी भरते समय उनके मन में एक आकृति बना और जैसा वो काउंट कर रहे थे, गिन रहे थे और धीरे-धीरे उनके मन में चित्र बनता जा रहा है, ठीक है? इसके बाद आप और गतिविधि ये करा सकते हैं ये संख्या गिनने के बाद सभी को काउंट करने के बाद बच्चे जब इसको सब बता देंगे कि ये इतनी संख्या, ये इतनी संख्या, इतनी संख्या। पहली बात तो ये है कि बच्चों को इसमें बहुत मज़ा भी आ रहा है क्योंकि बच्चे इसके सामने बहुत कठिन नहीं लग रहा है ये और उनको मज़ा आ रहा है क्योंकि ये एक तरह का खेल भी आप करा सकते हैं और खेल कराएँगे और ऐसा गतिविधि कराएँगे तो बच्चे आपके साथ पूरा सहभागिता दिखाएँगे और बच्चे अगर शामिल हो गए आपकी पढ़ाई में, आपके जो टीचिंग मेथड है उसमें अगर बच्चे इन्वॉल्व हो गए, तो निश्चित रूप से आप कुछ भी सिखा सकते हैं उनको आसानी से। ठीक है? तो इसके अलावा आप ऐसा अब इतना करवा लिए, अब अगर बच्चों को बोला जाए कि ऐसी आकृति बनाओ, जैसे ये बना हुआ है, आपको ऐसी आकृति बनाना है, ठीक है? बच्चों को बोला जाए कि आप ऐसी आकृति बनाइए। आप बोर्ड में बना दीजिए या उनके कॉपी में बना दीजिए और बोलिए कि देखकर आप ऐसा आकृति बनाओ, ऐसा आकृति बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। तो निश्चित रूप से बच्चे उसको बना लेंगे और चित्र बनवाएँगे अभी भी वो नहीं जान रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आयत, त्रिभुज और वर्ग की बात कर रहे हैं। अभी भी वो बस ऐसी आकृति को बनाना सीख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि 3 दिन या तो 2 दिन, जितना दिन भी आप पढ़ा रहे हैं या जितने पीरियड आप पढ़ा रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे बार-बार एक ही चीज़ में रंग भर रहे हैं। उसी तरह के चित्र को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं काउंटिंग कर रहे हैं, कहीं अ, उसका चित्र बना रहे हैं, तो उनके मन में वो बैठता भी जा रहा है। पहली क्लास के बच्चों के लिए उनके मन में ऐसा आकृति बनता जा रहा है, फिर आप ऐसा आकृति दिखा के पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी आकृति है, जैसे गोल, गोल क्या-क्या होता है? बच्चों से पूछने से। बता देंगे बच्चे की चूड़ी होता है, बिंदी होता है, मम्मी की रोटी होती है गोल-गोल, चंद्रमा भी कभी-कभी गोल दिखता है, सूरज भी कभी-कभी गोल दिखता है। इतने सारे जवाब आ जाएँगे, जैसे आप लोग बताइए, इतने लोग जुड़े हैं कि गोल-गोल क्या-क्या और होता है? तो बच्चों के सामने से बहुत जवाब आएगा, तो आपके सामने से बहुत जवाब आएगा कि गोल जो होता है चूड़ी की तरह क्या-क्या चीज़ होती है? तो
2 4-5 एग्जांपल आप दे सकते हैं। क्लॉक, सर का जवाब सबसे पहले आया क्लॉक, घड़ी। बहुत सा घड़ी क्या होता है, गोल होता है, स्कूल में भी लगे रहते हैं, तो उसको भी देख के बच्चे बता देते हैं। और सभी अगर जवाब दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, ज़्यादा चीज़ का एग्जांपल नहीं पूछा जाएगा, बस एक ही आकृति का पूछा जाएगा, क्योंकि एक चीज़ आप करा लिए, जैसे गोलाकार के बारे में बात हो रही है, थाली, जैसे सर का आ गया थाली। तो एक चीज़ अगर आप समझ गए, तो इसी मेथड को आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको बार-बार रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम जैसे गोलाकार आकृति के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप गोलाकार आकृति के बारे में बता सकते हैं कि गोल-गोल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बच्चे भी बता सकते हैं कि बच्चे रहते तो क्या जवाब देते। जैसे रोटी, देखो 3 सामग्री हमारे सामने आ गए हैं, जितने बच्चे हैं ना, उतने सामग्री आपके सामने उपलब्ध होने चाहिए और हो ही जाएँगे। हमें ऐसा लगता है, हम ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन बच्चे तुरंत-तुरंत जवाब दे देते हैं और उनके सामने क्योंकि बहुत सारे सामान होते हैं, उनके खेलने वाले चीज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, वो जो देख रहे हैं, हम और आप सूरज-चाँद को उतना नहीं देखते, जितना बच्चे उसको ध्यान देते हैं, उसको अवलोकन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो उनका जो जवाब आता है, वो जल्दी-जल्दी जवाब आता है और लगभग बहुत से गोलाकार चीज़ जैसे सिक्का है, बिंदी है, चूड़ी है, टायर है, थाली है, घड़ी है, कंगन है, बहुत से चीज़ ऐसे होते हैं। रबड़ है, बहुत सा रबड़ होता है चोटी करने वाला, वो सब है। तो किसी-किसी का चश्मा भी गोल होता है। तो ऐसे बहुत से वस्तु हैं, जो बच्चे आपको बता देंगे। आपको भी ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, बच्चे स्वयं बता देंगे। ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं बिल्कुल सर, खास करके ये जो चित्र आपने ये रोबोट जैसा चित्र बनाया है, ये चित्र बहुत मीनिंगफुल है। इससे इतना इंटरेस्टिंग, एक ही में सारे काम हमारे हो जाएंगे और बच्चों का आकृतियों का मेलापन हो जाएगा। उस तरह की आकृतियों को बारंबार पहचानने की प्रक्रिया हो जाएगी। उस तरह की आकृतियों को रंगने का कार्यक्रम हो जाएगा या शेडिंग करने का कार्यक्रम हो जाएगा। तो इतना सुंदर ये आपने जो बनाया है रोबोट, ये रोबोट मुझे प्रभावित कर गया और बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। तो बिल्कुल जैसा सर बता रहे हैं कि इससे एक चित्र देखिए, एक चित्र बना हुआ था, वो मैं अभी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले सर का, देवाशीष सर का मैसेज आया, तो मैं बोला कि इसको बना लेता हूँ, क्योंकि फिर दिक्कत होगा, ट्रेनिंग शुरू हो जाने के बाद बनाने में थोड़ा-सा दिक्कत होता है। तो इसको मैंने बनाया था, अभी ऐसे ही बना लिया था। तो इस तरह के कई आकृति आप बना सकते हैं और उस आकृति से आप बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं और इस आकृति को बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आप बनाते जाएँगे, साथ में बच्चे भी बना लेंगे इसको। गोल बनाना है तो गोल भी बना लेंगे, ऐसे बनाना है तो ऐसे बना लेंगे, जैसा भी वो दिख रहा था, और उसमें एक चित्र से कई गतिविधि कर सकते हैं और बच्चों को ये चित्र क्या है, उनके मन में बैठना चाहिए। और जैसे मैंने माचिस और इन ऐसे-ऐसे वस्तुओं का नाम बताया, तो वो वस्तुएँ जो आपके पास जैसे भी उपलब्ध हो जाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए आपके पास बोतल है, तो बोतल ही आप रख लीजिए, शीशी रख लीजिए, गिलास रख लीजिए, तो इस तरह का जो चीज़ है, आप बाल्टी का इस्तेमाल कर लीजिए, जग का इस्तेमाल कर लीजिए, जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध है, वो सब बच्चों को दिखाइए। तो बच्चे पहले तो एक जैसा वस्तु जो है उसको पहचान रहे हैं। उसके बाद जैसा चित्र बनाया गया था, उसमें आयत, वृत्त और वर्ग के का चित्र बनाया गया था और बच्चों को उसको बार-बार रंगने को कहा जा रहा था, कभी गिनने को कहा जा रहा था, उनको बनाने को कहा जा रहा था। तो बच्चे के मन में चित्र बनता जा रहा है, कुछ न कुछ 4 जो मुझे महत्वपूर्ण चित्र होती हैं, जिनका आवश्यकता अधिक पड़ता है हमें गणित में, तो वो चित्र वो बार-बार बना रहे हैं, तो कुछ न कुछ उनके मन में बैठ भी रही है। इसके अलावा और भी आप गतिविधि करा सकते हैं कि ये बना दीजिए, फिर ये बना दिए, फिर इसी को बना दिए, फिर इसको बना दिए और आगे आप खाली स्थान कर दीजिए। 10 मिनट के बाद हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा, तो फिर से आप लोग जुड़ जाएँगे उससे, उसी लिंक से जाकर फिर से जुड़ेंगे। तो इस तरह का जब आप खाली स्थान देंगे उनको, ब्लैंक देंगे और चित्र पूरा करने को कहेंगे। चित्र पूरा करने को कहेंगे तो बच्चे इसको स्वयं से आगे जितना भी आप लाइन खींचे रहेंगे, उतना लाइन वो क्या करेंगे, कंप्लीट करके बता देंगे कि इससे आगे कौन-सा चित्र बनेगा। इसमें भी हम लोगों ने उसी चित्र को लिया है। इस
इस तरह के कई आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं ये सब। जैसे मैं बनाता हूँ तो जो मेरा मन करता है मैं उसको बना देता हूँ बोर्ड में। ये सब बुक देखने की आवश्यकता नहीं होती, आप अपने विवेक से भी इसको बना सकते हैं। इस तरह का काम करेंगे, 3-4 बार करके बच्चों को बोलेंगे आप ऐसा पैटर्न तैयार कीजिए, तो बच्चे इस पैटर्न को आराम से वो बना सकते हैं अपने से। वो जैसे 4 चित्र वो बनाना सीख रहे हैं, तो चारों चित्र का इस्तेमाल करके वो खुद से भी ऐसा पैटर्न अपने से तैयार कर लेंगे, चाहे वो पहली का बच्चा ही क्यों ना, क्योंकि ये बहुत कठिन चित्र नहीं है। ठीक। तो इस तरह का ये 4-5 गतिविधि मैं आप लोगों को बताया, इस गतिविधि से शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्चों को ये नहीं बताया है कि ये क्या है, वर्ग है, ये आयत है, ये त्रिभुज है, ये इस तरह का बात उनके सामने अभी नहीं है। लेकिन अब हम उनसे अगर ये सवाल पूछते हैं, कई चित्र बना दिए, फिर इसी तरह बना दिए कि इसको बना दिए, इसको बना दिए, बहुत सारे चित्र बना दिए और एक चित्र बोले, ये ऐसा चित्र कौन-कौन सा है? तो बच्चे तुरंत बता देंगे। इसमें छाँटने बोले, अगर इसको छाँटने बोले तो इसको भी छाँट देंगे। इसी तरह इसको छाँटने बोले तो इसको भी छाँट लेंगे बच्चे और इसको भी छाँट लेंगे। तो इस तरह का गतिविधि कराते-कराते बच्चे के मन में कहीं न कहीं ये समझ में आने लगता है और कुछ-कुछ अंतर बच्चा अपने से करने भी लगता है। जैसे ये दोनों चित्र बना रहा है बच्चा, इसको बना रहा है, इसको बना रहा है, बार-बार बना रहा है, तो उसको कुछ न कुछ अंतर इसमें समझ में आता है। और या तो ऐसा वस्तु आप दिखाएँगे, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड दिखाएँ बच्चे को, अब ब्लैक बोर्ड दिखा रहे हैं या तो कॉपी दिखा रहे हैं, या तो टेबल टॉप दिखा रहे हैं, टेबल का ऊपरी हिस्सा दिखा रहे हैं, या टाट पट्टी दिखा रहे हैं, या दीवार दिखा रहे हैं, या खिड़की दिखा रहे हैं, दरवाज़ा दिखा रहे हैं। तो उसका जो ऊपरी शेप है, अब उसको बच्चे को पहचानने को कहा जाए कि ऐसा जैसे पासा रखा हुआ है, तो बच्चा देख के बता देगा कि ऊपर में ये वाला बना है, ना कि ये बना है। दरवाज़ा है या ब्लैक बोर्ड है, तो वो इसके तरह नज़र आ रहा है। कॉपी का जो पेज है, वो भी इसके तरह नज़र आ रहा है। त्रिभुज का कई एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। इस तरह का 2-3 आकृति बना सकते हैं, वस्तु लाके दिखा सकते हैं। वो बच्चे पहचान के इसको बता देंगे कि ये ऐसा है, और गोल तो बहुत सा सामान उपलब्ध होता है, तो बच्चे इसको भी पहचान के बता देंगे कि ये गोल लगा है। तो धीरे-धीरे अब हम उनसे बात कर सकते हैं और उनको ये भी बता सकते हैं कि देखो इसको बनाते हैं, जब इसको बनाते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, और इसके लिए भी आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे माचिस का काड़ी ले लें, 4 माचिस का काड़ी ले लें, क्योंकि जो माचिस की तीलियाँ होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर उसको आप अरेंज कर दें, माचिस की तीलियों को ऐसे करके रख के दिखा दें, तो इसमें देखिए कि इस माचिस की तीलियाँ में क्या है कि यहाँ एक तीली लगा हुआ है, यहाँ एक लगा है, यहाँ एक लगा है, यहाँ एक लगा है, और सब क्या है, बराबर है, माचिस की तीलियाँ ये वाले बराबर हैं। और इसको बनाने के लिए हमें क्या लगता है कि यहाँ 2 तीलियाँ लग रही हैं, यहाँ भी 2 तीलियाँ लग रही हैं, यहाँ 1 लग रही हैं और यहाँ 1 लग रही है। तो इसमें ये डिफरेंस पता चल रहा है कि इसमें क्या है कि सब बराबर लगता है। आप इस माचिस की तीली क्योंकि बराबर है, तो बराबर बच्चों को नज़र भी आ रहा है कि बराबर है। और ये क्या है, थोड़ा-सा इधर ज़्यादा लंबा है, इधर आमने-सामने तो बराबर दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि सब बराबर, इसमें केवल आमने-सामने बराबर है। ये दोनों अंतर भी उनको समझ में आने लगता है। इसको बना रहे हैं, तो इसमें भी समझ में आ रहा है कि हम 3 बार ऐसे करके घुमाते हैं, ठीक है? और इसको बना रहे हैं, तो इसमें भी यही समझ में आता है कि इसको गोल ऐसे करके क्या कर दिए, बना दिए। तो ये सब अंतर बच्चे धीरे-धीरे करने लगते हैं। अगर आप इसका नाम बताएँगे, क्योंकि बच्चे भी जो आपके पास हैं, सभी का कोई न कोई तो नाम होगा। किसी का नाम रितु, किसी का नाम सीता, किसी का नाम गीता। तो इस तरह कई सारे नाम होते हैं बच्चों का। तो बच्चों को उनके नाम के हिसाब से भी आप बता सकते हैं, क्योंकि पहेली में अगर बताना है तो बहुत ज़्यादा उनको नहीं बताना होता, उनको बस 4 चीज़ ही बताना है। तो बच्चों को जब इतना चित्र बना लिए हैं, तो बच्चों को बताएँगे कि ऐसा जो चित्र बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बस नाम उनको बताना है, नाम से परिचित कराना है। इसका क्वालिटी अभी उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 4 भुजा बराबर है, तो 4 कोण बराबर हैं। ये सब उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 90 अंश का प्रत्येक कोण है, ये सब अभी उनको नहीं बताना। लेकिन 4 चीज़ अगर वो अच्छे से पहचान गए हैं, तो इनका नाम उनको बता सकते हैं। जैसे आप लोग का नाम है, उसी तरह इसका नाम भी है कि ऐसा जो आकृति दिखता है उसको हम वर्ग कहते हैं।
ऐसा जो आकृति दिखता है उसको हम आयत कहते हैं। ऐसा जो दिखता है उसको 3 त्रिभुज कहते हैं और इसको हम वृत्त कहते हैं। ऐसा गोल-गोल जो होता है। बस 4 नाम हैं उनको बताना है उस समय और इतना ज्ञान आप करा देते हैं और विभिन्न चित्र आकृति दिखा-दिखा के जैसे तारा, चंद्रमा ये सब भी दिखा सकते हैं। उसका आकृति का नाम बताने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन गणित में क्या है कि इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। आगे भी पड़ता है, वर्गायत बच्चों को बताना पड़ता है। तो यहाँ आप इतना उनको बस बता सकते हैं कि इसका नाम क्या है। लेकिन अब हम नाम बता रहे हैं तो बच्चे उसको समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि कई बार हम अभ्यास कर रहे हैं। कई अभ्यास हम उनको करा के आगे आए हैं। उनके मन में ऐसा चित्र बना हुआ है। अब वो बनाते हैं तो समझ जाते हैं कि अंतर क्या है दोनों में, तीनों में, चारों में अंतर क्या है। आप और भी कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसका भी अभ्यास करा सकते हैं और बच्चे ये अंतर समझ जाएँगे कि कौन बराबर है, कौन ज़्यादा उनको देख के बताने की आवश्यकता नहीं होती, भले वो बता नहीं पाएँगे लेकिन वो समझ जाते हैं अंतर कि क्या अंतर है इसमें। तो इस तरह वो 4 चीज़ को आसानी से पहचान भी जा रहे हैं और उनका नाम भी उनको मालूम हो जा रहा है। पहला दिन, दूसरा दिन दिक्कत हो सकता है लेकिन वर्ग बताएँगे कि इसको ऐसा वाला चित्र क्योंकि वह जान रहा है, आप बताएँगे तो आप जान रहे हैं। ऐसा चित्र क्योंकि वो बार-बार बना रहा है, तो इसको बता सकते हैं कि वर्ग है, ये आयत है, ये त्रिभुज है और इसका नाम है वृत्त, गोलाकार जो आकृति। ये सब बताने के बाद उनसे ऐसे वस्तुओं को ढूँढने को भी कह सकते हैं, ऐसे चित्र बनाने को भी कह सकते हैं, बहुत सारे चित्र बच्चे बनाकर आपको दिखाएँगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मीटिंग अभी क्लोज़ होने वाला है, तो जैसे क्लोज़ होता है आप फिर से जॉइन करेंगे और हम इसके आगे कुछ और बात करेंगे। इसमें अगर किसी को कुछ कहना है या विचार रखना है अपना, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं और इसमें कुछ जोड़ना है, तो बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं। क्योंकि हमारा 2 मिनट बचा है, तो हम जो नया चीज़ शुरू करेंगे, वो नया समय में ही शुरू करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। किन्हीं के मन में कोई सवाल है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए चलिए आप लोग चैट बॉक्स में बताइएगा कि इससे पहले बताया गया था, देखिए 2 क्लास मान लीजिए चल रहा है। पहले जो मैंने बताया आप लोगों को सब वस्तु भी दिखाए थे बच्चों को और बोर्ड में चित्र भी बनाए थे और उनको बताया गया था आयत है, वृत्त है, जिसमें आप लोग बोले कि इसमें बच्चे नहीं सीखेंगे। अच्छा ये बताइए कि इस तरह का मेथड से सिखाया जाए, देखिए अभी लगभग आधा घंटा हमारा चल गया और उसमें जो बताया था 2 मिनट लगा था बताने में। तो ऐसे बताने से आप लोगों को लगता है कि बच्चे आकृतियों को पहचानने लगेंगे, पहली के बच्चे? अगर लगता है तो ये अगर सही तरीका है तो y लिख सकते हैं और नहीं ये भी गलत तरीका है तो n लिख सकते हैं। या तो यस और नो भी लिख सकते हैं, हाँ और नहीं भी लिख सकते हैं। ये 3 लोगों का जवाब आ गया। जी, सीएलएम का इस्तेमाल करना तो बहुत ज़रूरी है, सीएलएम का इस्तेमाल यहाँ तो बिल्कुल ये सब चीज़ अगर बच्चे के सामने उपलब्ध है और एक आप जमा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सारे वस्तु आप एकत्रित कर लें और उसके माध्यम से अगर बच्चों को आकृति की समझ आप दे रहे हैं, तो बच्चे आसानी से उसको सीखते हैं। और आपका जो गतिविधि कराने का जो तरीका होता है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। आप ग्रुप में भी करा सकते हैं और एक बच्चे से दूसरा बच्चा से तीसरा बच्चा सीखता है। इस तरह करते हुए अगर 4-5 बच्चों को भी आप सिखा दिए, तो बाकी बच्चे ही बच्चों को सिखा देते हैं और उनको गतिविधि करने में भी मज़ा आता है। तो चलिए, ये था हमारा पहला सेशन जिसमें हम लोगों ने एकदम प्राइमरी स्तर पे बात की और बच्चों को बस चित्र बताना समझाना, आकृति कैसा होता है, वो उनके मन में डाला। आप इस तरह का इस्तेमाल करके और भी जितना भी चीज़ आपके कोर्स में है, आप उसको सिखा सकते हैं, उसके अलावा भी आप सिखा सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ दूसरी आकृति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब हम थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि हम पहली में रहेंगे नहीं, अब दूसरी, तीसरी भी जाना है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं चलिए और ये कुछ मैंने बनाया है। मैं बोला ना मैं बिना सोचे कुछ भी बना देता हूँ, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं? ठीक है?
मैं चाहूँगा कि आप अपने नोटबुक में जो आप कॉपी पकड़े हुए हैं, पेन पकड़े हुए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप पकड़े होंगे। आप भी ऐसा ड्राइंग बना लीजिए, सभी, जल्दी से। एक गतिविधि करके देखते हैं। और याद रखिए कि बच्चों के साथ 2 ही चित्र नहीं बनाना होता है, कई सारे चित्र बच्चों को बना के देना होता है। उसके बाद आप ऐसा गतिविधि करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता, इसलिए हम केवल 2 ही चित्र बनाए हैं। ठीक है? सभी ने बना लिया चित्र? अगर बना लिया तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए, या तो वाई भी लिख सकते हैं। जी, 2 लोगों का जवाब आ गया। जी। चलिए, आप लोगों ने बना लिया। अब एक विधि ये करते हैं कि यहाँ जैसे जहाँ से शुरू किए थे बनाना, मान लीजिए यहाँ से शुरू किए, अब इसी में ट्रेसिंग करते हैं, मतलब इसी के ऊपर फिर से एक बार पेन चलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इसी के ऊपर रिपीट किए, आप लोग भी कर सकते हैं। उसी के ऊपर चला के गए, तो क्या हुआ? और इसमें भी एक बार ट्रेसिंग करते हैं, दोनों में ट्रेसिंग करते हैं। इसमें करते हैं, इसमें क्या हुआ? तो दोनों में जब आप ट्रेसिंग किए, मतलब इसमें जहाँ से शुरू किए थे, ठीक है? ट्रेस किए, चला के देखे और इसमें शुरू किए, यहाँ से शुरू किए और यहाँ खत्म हुआ। तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर आया होगा। दोनों आकृति में जब आप ट्रेसिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर पुनः चला रहे हैं पेंसिल को या पेन को, तो कोई अंतर आया होगा। दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकता है क्या? इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है? या तो ट्रेसिंग करने में हमें क्या अंतर नज़र आया, ये हम बता सकते हैं क्या? कोई भी जवाब दे सकते हैं। पहले वाले में जहाँ से स्टार्ट किए वहीं वापस आ जाते हैं, और दूसरे वाले में जहाँ स्टार्ट करते हैं कोई दूसरा छोर हो जाता है। जी, बहुत ही बढ़िया आपका जवाब आया सर, थैंक यू। बिल्कुल सही इनका जवाब आया कि इसमें हम पहली आकृति में देखते हैं कि हम जहाँ से शुरू किए हैं, हम यहाँ से शुरू किए हैं और ट्रेस करके देखते हैं तो पुनः वहीं पहुँच जाते हैं। और दूसरे आकृति में हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम शुरू किए हैं लेकिन हम वहीं वापस नहीं आ रहे। यही सबसे बड़ा इसमें क्या था, अंतर था। इसके अलावा कोई भी चित्र ऐसा ले सकते हैं, जैसे इसको ले लिए और इसको ले लिए। तो इसमें भी आप यही अंतर देखेंगे, जब इसको आप ट्रेस करके देखेंगे, तो यहाँ से शुरू किए, यहाँ से गए, यहाँ तक गए, फिर यहाँ आ गए, वापस आ गए, जहाँ से शुरू किए थे। लेकिन इसमें हम देखते हैं, यहाँ से शुरू किए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। इसमें हम देख रहे हैं कि वापस नहीं आए। तो आप बता सकते हैं कि ऐसे आकृतियों में जहाँ हम ट्रेसिंग करना शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करके वापस आ जाएँ, वैसी आकृति और ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। इसको कहते हैं खुली बंद आकृति। इसको क्या कहते हैं? बंद आकृति। और इसको हम कहते हैं खुली आकृति। तो जहाँ भी मतलब ट्रेसिंग किया जाए, ठीक है? अगर हम किसी बिंदु से ट्रेस कर रहे हैं और उसी बिंदु में हम वापस आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं बंद आकृति। वो आकृति फिर क्या है, बंद है। उसके अंदर कुछ डाल दिया जाए तो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन ऐसा आकृति जहाँ से हम ट्रेसिंग करना शुरू किए हैं और उसी बिंदु पर हम वापस नहीं आ पाते, उसको हम क्या कहते हैं? खुली आकृति। जैसे ये भी देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ऐसे करके जाते हैं, वहाँ हम नहीं आ पा रहे हैं। अगर वापस हम आ जाते हैं अगर, तो देखिए यहाँ से शुरू करके जाएँगे और वापस कहाँ जाएँगे, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, बंद आकृति। ये भी क्या हो जाएगा, बंद आकृति। और जहाँ हम वापस नहीं आ पाते, जैसे यहाँ वापस नहीं आ पाएँगे, यहाँ तक ऐसे ही बना है तो वापस नहीं पहुँच पाएँगे उसी बिंदु पे, तो इसको हम कहते हैं खुली आकृति। ये बंद आकृति और खुली आकृति का भी आप कई एग्ज़ाम्पल तैयार कर सकते हैं। रबड़ या धागा
इसके माध्यम से भी आप बना सकते हैं, लकड़ी के माध्यम से भी बच्चों को उंगली से चलवा सकते हैं, माचिस की तीली से भी आकृति बनाकर उसमें भी ट्रेसिंग करा सकते हैं। तो बच्चों को बंद आकृति और खुली आकृति का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। ये हमारे कोर्स में भी है शायद तीसरी में, कि खुली आकृति क्या होता है, बंद आकृति क्या होता है। ऐसा 4-5 बार 6 बार अभ्यास करेंगे। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि एक चित्र से बच्चों को कभी अभ्यास कराना ही नहीं है। उनके सामने 10-10 चित्र दोनों बनाकर उसमें ट्रेसिंग करवाइए, फिर अंतर खुद ही पहचानने को कहिए कि क्या अंतर आ रहा है। जैसे सर ने बताया कि बच्चे भी इस चीज को समझ जाएंगे कि हम बंद आकृति में क्या कर रहे हैं, जहाँ शुरू कर रहे हैं उसी बिंदु में वापस आ जा रहे हैं, और खुली आकृति जो है उसमें वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो उनको बंद आकृति और खुली आकृति के बारे में कब बताएंगे, जब वो अंतर कर पाएंगे, अंतर समझ जाएंगे, तब उनको ये बताना है कि ये खुली आकृति है और ये क्या है, बंद आकृति है। बंद और खुली आकृति बताने का मतलब क्या है, जैसे अभी हम वर्ग आयत की ओर बढ़ेंगे, तो आयत भी, वर्ग भी, वृत्त भी, त्रिभुज भी, ये सब क्या है, एक बंद आकृति है। वो क्या है, खुला हुआ नहीं है। तो उस पर उनको समझ में आएगा। और ये क्योंकि हमारे कोर्स में है, तो बंद आकृति और खुली आकृति भी बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। और ऐसा गतिविधि जब आप कराएंगे तो बच्चे इसका अंतर स्वयं कर पाएंगे और पहचान जाएंगे कि क्या है। ठीक है, क्योंकि अब हम आगे बढ़ गए हैं, तो हम आगे दूसरी चीज में बात करते हैं। अब धीरे धीरे उनको, अब जैसे ये बता रहे हैं, ये सब बंद आकृति है, क्योंकि इसको ट्रेसिंग करके हम देखें अगर, तो हम वहीं पहुंच जाते हैं। अब उनको जैसे कि जो बात है भुजा की बात है, कॉर्नर या कोना की बात है, इसके बारे में अब हम बात उनके साथ कर सकते हैं, बच्चों के साथ। तो जैसा हमारा हमारे पास कितना हाथ है, 2 हाथ है। ठीक है, ये जो चित्र बच्चे बनाते आ रहे हैं, पहली क्लास से बनाते हुए तीसरी में पहुंच गए हैं, अब तीसरी में पहुंच चुके हैं वो। तो अब उनको हम बता सकते हैं कि ये उनका क्या है, इस चित्र का क्या है, हाथ है, हाथ। और हाथ को हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना हाथ है, इसमें बच्चे को बता सकते हैं कि 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। या तो माचिस की तीलियां भी निकाल के, आप पहले माचिस की तीलियां रख ली, उसको निकाल के काउंट भी करा सकते हैं कि एक तीली 1 हाथ है। तो ऐसे में कितना तीली लगेगा, 4 तीली लगेगा। तो इसमें कितना हाथ है, 4 हाथ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, भुजा। क्योंकि दीवार जो रूम होता है, कमरा जो होता है, क्लासरूम जो होता है, उसमें भी कोना होता है। ठीक है, उसमें कोना होता है। आपके पास कॉपी है तो उसमें भी आप कोना दिखा सकते हैं। उसी तरह का कोना दिखाने के बाद आप पूछेंगे इसमें कोना कहाँ है, तो बच्चे इसका भी कोना को क्या करेंगे, बता देंगे कि ये क्या है, कोना है। कॉर्नर भी कहते हैं इसको, वर्टिसेस भी होता है। इस तरह इसमें इसकी भी संख्या बता देंगे कि 4 क्या है, भुजा है, और 4 क्या है, जैसे कोना है। इसमें भी बता देंगे कि इसमें भी 4 क्या है, भुजा है। अब देखिए हम उसको भुजा, कॉर्नर, ये सब के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और अगर आपके पास टीएलएम उपलब्ध है तो टीएलएम से दिखाकर, जैसे माचिस का तीली से भी बनाकर, ऐसा आकृति बनाकर उनको दिखाकर भुजा और कोना के बारे में बताया जाए, कॉर्नर के बारे में बताया जाए, तो उनको ये समझ में आने लगता है। अब आप जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो तीसरी के स्टैंडर्ड के बच्चों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये तीसरी के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। उनको प्राइमरी नॉलेज उसी क्लास से देना होता है कि क्या भुजा होता है, क्या कोण होता है, कोना होता है। अभी कोण की बात नहीं की गई है, बस कॉर्नर बताया गया है कि ये कोना है। ठीक है, और भुजा है। उसी तरह इसमें पूछेंगे, एक बार अच्छे से समझ में आ गया उनको। माचिस की तीली सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उसको जब बनाते हैं तो उसको निकालने से भी बच्चे उसको काउंट कर लेते हैं। तो इसको भी काउंट करके बता देंगे कि ये भुजा कितना है, 4 भुजा है,
इसमें भी क्या है, 4 भुजा है। इसमें कितने भुजे हैं, 3 है। इसमें कितना है, 4 है। तो ये अंतर भी बच्चे क्या करने लगेंगे, इसमें करने लगेंगे। ठीक है, अब क्योंकि पिछले क्लास में आप बताए भी हैं कि इसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो इसमें अब भुजा जब आप बता दिए तो भुजा की लंबाई के हिसाब से भी वो बता सकते हैं कि जो ऐसा आकृति होता है, क्योंकि अब उनके सामने कई चीज है, आप उसको दिखा सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड दिखा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड से इसको तुलना करवा सकते हैं। आप टेबल टॉप दिखा सकते हैं, आप स्लेट दिखा सकते हैं, आपके पास कॉपी उपलब्ध है, पुस्तक आप उपलब्ध है। उसी तरह आयत के शेप का भी बहुत कुछ, वर्ग के शेप का भी बहुत कुछ होता है, उसको भी दिखा सकते हैं। और उसमें ये बता सकते हैं कि देखिए इसमें चारों क्या है, बराबर है। क्योंकि वर्ग आयत वो पहले से पहचान रहे हैं, अब उनको भुजाओं की संख्या के हिसाब से बता रहे हैं, उसकी लंबाई के हिसाब से भी उनको समझा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, समझ जा रहे हैं कि इसमें दोनों भुजा क्या है, बराबर है। इसमें आमने-सामने की भुजा बराबर है, इस तरह इसमें आमने-सामने की भुजा बराबर है, इसमें चारों भुजा भी बराबर है और आमने-सामने की भुजा बराबर है। और इसमें क्या है, 3 भुजा है। ऐसा आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और ऐसे आकृति को हम क्या कहते हैं, कितना भुजा है इसमें, 1 2 3 4 भुजा है, इसीलिए इसको हम चतुर्भुज कहते हैं। इसमें 3 भुजा है इसीलिए त्रिभुज कहते हैं, और इसमें 4 भुजा है इसीलिए ऐसा चतुर्भुज कहते हैं। जिसमें भी 4 भुजा होता है, चाहे वो कैसा भी हो, जिसमें भी 4 भुजा होगा उसको हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहते हैं। अलग-अलग तरह के चतुर्भुज होते हैं। तो अभी केवल तीसरी क्लास में आयत और वर्ग का ही एग्जांपल आपको देना है, उसके आगे का एग्जांपल आपको देने की आवश्यकता नहीं है। बस वो आयत और क्या पहचान लें, वर्ग पहचान लें, तो बस उनको डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं, मतलब अलग-अलग तरह के चतुर्भुज पढ़ा रहे हैं, तो उनको बस 2 ही का एग्जांपल दीजिए। बहुत सारे आयत बना दीजिए, बहुत सारा वर्ग बना दीजिए और उसमें छाँटने को कहिए कि इसमें क्या अंतर है और उसमें क्या अंतर है। तो इस तरह करते हुए भुजा, कॉर्नर और विकर्ण भी बता सकते हैं अगर बताना चाहें। तो एक कोना से दूसरा कोना मिला दीजिए, इसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारी गतिविधि आप करा सकते हैं बच्चों के साथ। अ, कई चित्र बना दीजिए, उसमें भुजा, कॉर्नर, जैसे उनको अभ्यास कराना बहुत आवश्यकता है और अभ्यास कराने की ज़रूरत होती है। जैसे त्रिभुज बनाए, एक बार तो समझा दिए, तो उनको कई सारे चित्र दीजिए, उसमें कॉर्नर पहचानने को कहिए, भुजा पहचानने को कहिए। और मान लीजिए विकर्ण सिखाए हुए हैं, तो विकर्ण पहचानने को कहिए, उसकी संख्या लिखने को कहिए कि कितना कोना है। कई सारे चित्र बनाकर उसमें पूछिए कितना कोना है, कितना भुजा है। तो इस तरह वो धीरे-धीरे जब वो समझ जाएँगे कि चतुर्भुज में 4 भुजा होता है और त्रिभुज में 3 भुजा होता है। भुजा किसको कह रहे हैं वो भी आप वो अच्छे से समझ गए, तो फिर धीरे-धीरे क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि हम शुरू से एक बढ़ रहे हैं और ये सब भी अच्छे से आपके सामने पेश हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज का क्लास हम यहीं तक रोकते हैं, नहीं तो फिर जो हमारी जो हमारा प्रेज़ेंटेशन होता है वो थोड़ा-सा गड़बड़ होने लगता है। क्योंकि इसको भी कई गतिविधि के माध्यम से अगर बच्चों के सामने पेश किया जाए, तो बच्चे जो हम सिखाना चाहते हैं उनको, जो भुजा सिखाना चाहते हैं, कॉर्नर सिखाना चाहते हैं, चतुर्भुज सिखाना चाहते हैं, तो उसको अच्छे से हम सिखा पाएँ। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि अगला क्लास जो होगा, उसमें कई गतिविधि और तैयार किया जाएगा और उसमें आप लोगों को इसको समझाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अभी बताने से मुझे ऐसा लगता है कि मिक्स हो जाएगा और कहीं न कहीं आप लोग जब पढ़ाने जाएँगे तो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो आज का क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और कुछ आपके मन में सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और मैं देवाशीष सर से निवेदन करूँगा कि वो भी कुछ इस पे कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर सत्र रहा। बहुत अच्छे से आपने विषय को सामने रखा और स्पष्टता से बताया कि कितनी आसानी से धीरे 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 बच्चों के साथ उनको दिमागी रूप से कैसे स्टिमुलेट करना है। पहले एक जैसे चित्रों को समझे, वो सीमा को समझे, अंदर बाहर समझे, खुला बंद आकृति समझे, आकृतियों को मिलाए, आकृतियों के उदाहरण समझे, उसके बाद वो भुजाओं को समझे, उसके बाद वो कोण को समझे। तो सारे चीजों को मैं तो एक टक अपलक आपका सत्र मतलब चुपचाप साइलेंटली खुद भी सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो क्योंकि इससे हम सीख जाते हैं कि बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए, तो ये बहुत आवश्यक है। और हमको लगता है कि सारे साथी अपने अंदर इस योग्यता को विकसित कर रहे होंगे कि जब ये लॉकडाउन वगैरह हटते हैं तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि बच्चों
का बहुत कुछ छूट गया होगा, तो उसे पूरा करना है। और अब वो समय आ चुका है जब आपके बच्चों में आपके रिजल्ट, आपके मेहनत का, आपके प्रतिफल का रिजल्ट निकल के आए कि बच्चे आखिर आपके कितना तेजी से सीख रहे हैं। तो बच्चों की सीखने की गति हम वास्तव में बढ़ा पा रहे हैं क्या, या फिर हम जैसे तैसे ही चल रहे हैं। तो आलोक सर से इतना कुछ सीखते हैं हम लोग गणित में। उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया है, आगे भी बताते रहेंगे। अभी सिद्धांतों पे चल रहे हैं, आगे चल के हम उनसे कुछ विशेष गतिविधियों के सत्र लेंगे। तो इन सब में मतलब मुझे बहुत लाभ लगता है। मुझे लगता है कि मैं शायद बेहतर सीख रहा हूँ। अब मैं इनसे सीखने के बाद बच्चों को और बेहतर सिखा सकता हूँ। तो आप लोग को भी कोई अगर विचार हो, कुछ भी हो, कह सकते हैं। कोई प्रश्न हो कह सकते हैं। हम लोग 1 से 2 मिनट रुकेंगे और नहीं तो सत्र को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। कोई भी साथी कुछ कहना चाहते हैं? आपका विचार आना आवश्यक है। मतलब थोड़ा सा कभी कभी ये लगता है कि सारे इतने योग्य लोग हैं साथ में और बात करने में क्यों हिचकते हैं। जी, मैं ये भी कह रहा था कि मैं इसको बढ़ाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना सर कि अभी अगर इस पर ज़्यादा बात करेंगे, तो जितना शुरू में बताया गया उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा और उस तरह की गतिविधि इसमें नहीं अभी हो पा रहा है। तो हमारा समय जो है थोड़ा-सा दिक्कत में जा सकता है, इसलिए मैं इसको यहीं रोक दिया, नहीं तो इसको और तैयार किया गया था और बताता। लेकिन नहीं मुझे नहीं सर, लगता है कि आज के इसके लिए लिए ये अलग से काफी समय। है और ये बहुत तरीके से चीजों को आपने व्यवस्थित किया है। काजल साहू कहती हैं कि बहुत अच्छा सत्र लगा, बिहारी जी भी कहते हैं सही है सर, सत्र अच्छा लगा। सभी साथियों से आग्रह है कि सर आपके लिए, हमारे लिए इतना कष्ट करते हैं और कोरोना से ठीक होने के बाद ये लगातार 1 घंटा बोलना कितना कठिन रहा होगा वो मैं इनके चेहरे पर देख सकता हूँ। मैं, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मेरे पास शब्द कम है। धन्यवाद मैं नहीं दे सकता आलोक सर को, और धन्यवाद से परे वो कार्य करते हैं। और बिल्कुल मतलब कल्याण की भावना से, शिक्षा को आगे ले जाने की भावना से वो सारा काम करते हैं। तो पूरे टीम की ओर से, ज्ञानशाला की टीम, सारे ज्ञानदूत साथियों, सभी मित्रों की ओर से मैं आलोक सर को पुनः धन्यवाद कहूंगा। विनोद सर को धन्यवाद कहूंगा। सभी साथियों को धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। और फिर हम लोग कल अंग्रेजी की क्लास रहेगी, सचिन सर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे। अगले हफ्ते फिर आलोक सर को परेशान करेंगे शनिवार के दिन दोपहर 2 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सभी को सर। थैंक यू सर।